दोस्तों, जेएसएससी परीक्षा में एक बार फिर सबका स्वागत है। तो आज हम लोग हिंदी व्याकरण के अगले टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि है पत्र लेखन। ठीक है, कल वाला वीडियो में हम लोग मुहावरे और लोकोक्तियाँ टॉपिक को पढ़ लिए थे। आज हम लोग इससे संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू करेंगे और एक प्रैक्टिस सेट इसमें सोल्व करेंगे। ठीक है, जैसा कि हम लोगों ने 13 मैराथन में झारखंड उत्पाद सिपाही का पेपर 2 यानी हिंदी को 13 मैराथन में समाप्त करने वाले हैं। ठीक है, आज उस कड़ी का यह 12 नंबर का वीडियो है। कल 13वां वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट 2 और प्रैक्टिस सेट 3 सॉल्व कर लेंगे, तब ये जा करके मैराथन वीडियो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो अभी तक आपने पिछले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ से आप सभी वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, जिसमें हम लोग कृतिका भाग 2, क्षितिज भाग 2 और हिंदी व्याकरण के जितने टॉपिक जो उत्पाद सिपाही में दिया गया था सबको कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे का टॉपिक है हम लोगों का पत्र लेखन। ठीक है, तो चलिए आरंभ करते हैं पत्र लेखन से। देखिए, पत्र लेखन एक कला है जो व्यक्तियों संवाहक होने के साथ पत्र लेखन के व्यक्तित्व का प्रतिबिंब भी होता है। निजी जीवन से लेकर व्यापार को बढ़ाने अथवा कार्यालय या संस्थानों में परस्पर संपर्क का साधन क्या होता है? तो पत्र ही होता है। ठीक है, पत्र की इन सभी उपयोगिता को देखते हुए पत्रों को मुख्यतः 2 भागों में विभाजित किया जाता है, जो कि निम्नलिखित है। पहला है अनौपचारिक पत्र और दूसरा है औपचारिक पत्र। ठीक है, अब हम लोग पत्र लेखन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरी देखेंगे। ठीक है, देखिए पत्र लेखन क्या है? तो एक संचार का यह जो है वो माध्यम है। क्या है? संचार का माध्यम है पत्र लेखन। पत्र लेखन को आधुनिक समय में से किसने सर्वाधिक प्रभावित किया है? तो देखिए इंटरनेट वगैरह मोबाइल वगैरह जो है वो पत्र लेखन को प्रभावित कर दिया है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो गया, इंटरनेट हो गया तथा मोबाइल ने। कार्यालय पत्र, जो कार्यालय पत्र होता है वो किसे कहते हैं? कार्यालय पत्र तो सरकारी या गैर सरकारी व्यक्तियों अथवा विभागों को जो दिया जाता है वो कार्यालय पत्र उसको बोलते हैं। ठीक है, कार्यालय पत्र की लेखन शैली में संबोधन किस स्थान पर होता है? तो पत्र के आरंभ में दाईं तरफ होता है। जो हम लोग सेवा में श्रीमान वगैरह कुछ लिखते हैं तो पत्र के आरंभ में वो दाईं ओर होता है। ठीक है, आगे देखिए, आगे है कि कार्यालय पत्र लेखन शैली में विषय किस स्थान पर होता है? तो संबोधन के बाद दाईं तरफ नीचे होता है, संबोधन के ठीक नीचे होता है। ठीक है, कार्यालय पत्र में संबोधन किस शब्द से शुरू होता है? तो सेवा में। किससे? सेवा में। कार्यालय पत्र में दिनांक कहाँ होता है? तो पत्र समाप्ति के दाईं तरफ होता है। पत्र जहाँ समाप्त होता है उसी के नीचे होता है दाईं तरफ में। कार्यालय पत्र में विद्यालय या अन्य संस्थानों में प्रवेश के लिए आवेदन में बायोडाटा का स्थान कहाँ होता है? तो संबोधन के तुरंत बाद पत्र के बीच में होता है। संबोधन के तुरंत बाद पत्र के बीच में होता है कि महाशय सविनय निवेदन ऐसा है, मेरा नाम सुजीत कुमार है, मैं अपने स्कूल में आपके स्कूल में नामांकन करवाना चाहता हूँ वगैरह ऐसे होता है। ठीक है, आगे है शिकायती पत्र किस क्षेत्र में लिखा जाता है? तो सरकारी या गैर सरकारी दोनों पत्र संस्थानों में हम लोग शिकायती पत्र लिख सकते हैं। ठीक है, आगे इसी में है कि सरकारी या गैर सरकारी विभागों में अनियमितता अथवा उनकी क्षेत्र में कमी को दर्शाने के लिए हम लोग पत्र जो है वो दे सकते हैं, शिकायत पत्र। आगे है संपादकीय पत्र किस क्षेत्र में लिखते हैं? ठीक है, तो शिकायत के लिए या सुझाव इत्यादि के लिए। आगे है कि जब कोई सरकारी पत्र या ज्ञापन एक साथ अनेक विभागों, अधिकारियों, कर्मचारियों को भेजा जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? तब उसे परिपत्र या उसको शकुत्र बोला जाता है। क्या बोला जाता है? परिपत्र बोला जाता है। आगे है कि यहाँ पास सरकारी कार्यालयों में, ठीक है, यहाँ पास सर्कुलर होगा। सरकारी कार्यालयों में कर्मचारियों से संबंधित नियम अथवा सूचना के लिए जो पत्र लिखे जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो कार्यालय आदेश बोलते हैं।
ज्ञापन का अर्थ क्या होता है? तो ज्ञान कराना। ज्ञापन का अर्थ क्या होता है? तो ज्ञान कराना होता है। ज्ञापन को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो स्मृति पत्र। ज्ञापन को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो स्मृति पत्र। ज्ञापन कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। ज्ञापन के 2 प्रकार कौन से हैं? तो सरकारी ज्ञापन तथा सामान्य ज्ञापन। ज्ञापन के 2 प्रकार हैं, जिनमें एक है सरकारी ज्ञापन और दूसरा है सामान्य ज्ञापन। सरकारी पत्र किस श्रेणी में आते हैं? तो औपचारिक पत्रों की श्रेणी में। औपचारिक पत्रों की श्रेणी में आते हैं सरकारी पत्र। आगे है कि कार्यालय पत्र के शीर्ष पर क्या लिखा जाता है? तो कार्यालय या विभाग का नाम लिखा जाता है। ठीक है, कार्यालय पत्र के शीर्ष पर क्या लिखते हैं? कार्यालय या विभाग का नाम लिखते हैं। आगे है कि कार्यालय पत्र के बाईं तरफ क्या लिखा जाता है? तो फाइल संख्या लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? फाइल संख्या लिखा जाता है। आगे है कि कार्यालय पत्र में नाम, पता आदि किस तरफ लिखे जाते हैं? तो बाईं तरफ लिखे जाते हैं। किस तरफ? बाईं तरफ। पत्र का प्रयोजन किस शीर्षक के अंतर्गत लिखा जाता है? तो विषय में लिखा जाता है कि आखिर उस पत्र का प्रयोजन क्या है। महोदय संबोधन पत्र में किस तरफ लिखा जाता है? तो ये भी बाईं तरफ लिखा जाता है। भवदीय शब्द का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो अधोलेख में। अधोलेख में भवदीय शब्द का प्रयोग करते हैं। भवदीय शब्द के नीचे क्या होता है? तो पत्र भेजने वाला का हस्ताक्षर। जब किसी पत्र, ज्ञापन इत्यादि का उत्तर समय पर प्राप्त न ही होता है तो उसे याद दिलाने के लिए क्या भेजा जाता है? स्मरण पत्र लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? स्मरण पत्र जो है वो लिखा जाता है। आगे है कि नाम के नीचे क्या लिखा जाता है? नाम के नीचे बताना है कि नाम के नीचे जो है वो क्या लिखा जाता है? तो पदनाम लिखा जाता है। आगे देखिए, आगे है कि यहाँ पास अनुस्मारक को और किस नाम से जाना जाता है? अनुस्मारक को और किस नाम से जाना जाता है? तो स्मरण पत्र। अनुस्मारक के शुरुआत में क्या लिखा जाता है? तो पूर्व पत्र का हवाला दिया जाता है कि हमने आपको पूर्व पत्र, माने कि इससे पहले भी पत्र दे चुके हैं लेकिन आप उस पत्र पर कोई अभी तक प्रतिक्रिया नहीं दिए हैं। अब हम लोग इससे संबंधित यानी कि पत्र लेखन से संबंधित हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न सोल्व करेंगे। तो चलिए प्रश्न नंबर 1 के साथ आरंभ करते हैं। पहला है कि सरकारी पत्र किनके लिए लिखा जाता है? सरकारी पत्र जो है वो किनके लिए लिखा जाता है? ठीक है, तो देखिए, व्यक्ति को सूचना देने के लिए सरकारी पत्र जो है वो लिखा जाता है। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पास है कि सरकारी पत्र में किसका इस्तेमाल निषिद्ध है? ठीक है, तो देखिए, सरकारी पत्र में जो उत्तम पुरुष होता है एक वचन वाला, उसका जो है इस्तेमाल निषिद्ध है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सरकारी पत्र में संबोधन क्या नहीं हो सकता है? मान्यवर, प्रिय महोदय या पूजनीय या महोदय या महोदया। तो क्या नहीं हो सकता है? ठीक है, तो महोदय नहीं हो सकता है। ठीक है, वो हम लोग नीचे लिखते हैं, नीचे संबोधन में नहीं लिखते हैं। आगे देखिए, आगे इसके बाद कि सरकारी पत्र में स्वनिर्देश के लिए क्या प्रयुक्त होता है? स्वनिर्देश के लिए सरकारी पत्र में क्या होता है प्रयुक्त? तो भवदीय। एक सरकारी पत्र में शीर्ष मध्य पर क्या होना चाहिए? एक सरकारी पत्र में शीर्ष मध्य पर जो है वो क्या होना चाहिए? तो पत्र संख्या होना चाहिए। पावती का उद्देश्य क्या होता है? पावती का उद्देश्य क्या होता है? तो पत्राचार करने से रोकना। पावती का उद्देश्य क्या होता है? पत्राचार करने से रोकना। अनुस्मारक कौन लिखता है? अनुस्मारक कौन लिखता है? ठीक है, तो अनुस्मारक लिखता है कि जो पहले विभाग ने पत्र पहले लिखा हो। ठीक है, तो उसको अनुस्मारक दिया जाता है, जिस विभाग या मंत्रालय ने पहले पत्र लिखा हो। ठीक है, आगे है कि अर्ध सरकारी पत्र अधिकांशतः होते हैं। अर्ध सरकारी जो पत्र होते हैं वो अधिकांशतः क्या होते हैं? तो ये होते हैं टंकित करवा कर भेजा जाता है, माने कंप्यूटर से टंकित करवाया जाता है। इनमें से किस तरह के मसौदे में विषय नहीं लिखा जाता है? ठीक है, तो अर्ध सरकारी पत्र में विषय वैसे नहीं लिखा जाता है। आगे देखिए, आगे है कि
दो मंत्रालयों के बीच सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? ठीक है, तो दो मंत्रालयों के बीच कार्यालयीय ज्ञापन हो सकता है या अर्ध सरकारी पत्र भी भेज सकते हैं, यानी कि और भी दोनों। कार्यालयीय ज्ञापन में किस अनुच्छेद का क्रमांक नहीं लिखा जाता है? ठीक है, तो पहले का क्रमांक जो है वो नहीं लिखा जाता है। अनुस्मारक के प्रारूप में अनुस्मारक कहाँ लिखा जाता है? ठीक है, तो दाईं ओर लिखा जाता है अनुस्मारक। अर्ध सरकारी पत्र की भाषा कैसी हो सकती है? ठीक है, तो व्यक्तिगत भी हो सकती है या मित्रतापूर्ण भी हो सकती है। ठीक है, आगे है कि इनमें से संबोधन किसमें नहीं लिखा जाता है? संबोधन जो है वो किसमें नहीं लिखा जाता है? तो संबोधन हम लोग किसमें नहीं लिखेंगे, आप फटाफट कमेंट अवश्य करें। ठीक है, आगे देखिए, कार्यालयीय आदेश में क्या नहीं लिखा जाता है? कार्यालयीय आदेश में क्या नहीं लिखा जाता है? संबोधन नहीं लिखा जाता है, कि अधोलेख नहीं लिखा जाता है, कि सेवा में तो प्रयुक्त सभी नहीं लिखा जाता है। यानी कि इसका भी आंसर मिल गया कि संबोधन किसमें नहीं लिखा जाता है, तो कार्यालयीय ज्ञापन में। किसमें नहीं? कार्यालयीय ज्ञापन में। ठीक है, चलिए अब हम लोग जो कल का वीडियो हम लोग पढ़े थे उसमें हम लोग मुहावरे और लोकोक्तियाँ पढ़ चुके थे, लेकिन उस टॉपिक से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन नहीं देखे थे। तो आज हम लोग इस वीडियो में उस सभी क्वेश्चन को कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहला प्रश्न जो है मुहावरे और लोकोक्तियाँ का वह है कि नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ बताना है, तो अकारण पीरे होना। बैल न कूदे कूदे संगी, बैल न कूदे कूदे संगी का मतलब क्या होता है कि स्वामी के बल पर सेवक का साहस बढ़ जाना। एक ही थैली के चट्टे बट्टे होना, एक ही थैली के चट्टे बट्टे होना माने समान आदत और समान स्वभाव वाला व्यक्ति होना। आगे है कि आटे दाल का भाव मालूम होना, आटे दाल का भाव मालूम होना माने कठिनाई का अनुभव हो जाना। जस दुल्हा तस बराती लोकोक्ति का अर्थ बताना है। ठीक है, तो जैसा मनुष्य होता है वैसा ही उसके सहयोगी होते हैं। ठीक है, जस दुल्हा तस बराती हो जाएगा। नई जमीन तोड़ना के 4 अर्थ दिए गए हैं, सही का चयन करना है। नई जमीन तोड़ना माने अनूठा प्रयोग करना। ठीक है, कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा होगा। ऊंट के मुंह में जीरा का अर्थ बताना है, तो बहुत थोड़ा, क्या? बहुत थोड़ा। आगे है एकमात्र सहारा, मुहावरे का सही अर्थ बताना है कि एकमात्र सहारा का जो सही अर्थ होगा वो क्या होगा, तो अंधे की लाठी होना, एकमात्र सहारा होना। आँख का अंधा गांठ का पूरा होना, बताना है कि आँख का अंधा और गांठ का पूरा होना तो मूर्ख धनी होना। सोने में सुगंध मुहावरा का सही अर्थ बताना है। ठीक है, तो वो हो जाएगा सुंदर वस्तु में और गुण होना, सुंदर वस्तु में और गुण होना। घी के दिए जलाना मतलब खुशी मनाना। आगे है इसके बाद कि अकल का चरने जाना, अकल का चरने जाना का मतलब बताना है कि क्या हो जाएगा, तो समझ का अभाव होना। क्या होना? समझ का अभाव होना। सिर से पानी गुजर जाना, सिर से पानी गुजर जाना की मीनिंग क्या हो जाएगा, तो सहनशीलता की सीमा टूट जाना, सहनशीलता की सीमा टूट जाना। आँखों में गणना, आँखों में गणना का मतलब क्या हो जाएगा कि किसी वस्तु को पाने के लिए उत्कृष्ट लालसा होना। ठीक है, चलिए आगे है कि आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास का मतलब बताना है कि आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास का मीनिंग क्या होता है, वांछित कार्य को छोड़कर अन्य कार्य में लग जाना, वांछित जो जरूरी कार्य है उसको छोड़ करके अन्य कार्य में लग जाना। गोद में लड़का शहर भर ढिंढोरा, गोद में लड़का शहर में ढिंढोरा मुहावरा का सही अर्थ बताना है कि क्या होगा, इसका मीनिंग होगा पास में वस्तु रहते हुए चारों ओर खोजना, पास में वस्तु रहते हुए चारों ओर खोजना। 9 दिन चले 2.5 कोस, 9 दिन चले 2.5 कोस माने अधिक परिश्रम का थोड़ा फल मिलना। ठीक है, भई गति सांप छछुंदर केरी लोकोक्ति का अर्थ बताना है दुविधा में पड़ जाना। मुहावरे लोकोक्ति का प्रयोग, मुहावरे और लोकोक्ति का प्रयोग किस लिए किया जाता है? ठीक है, तो भाषिक अभिव्यक्ति को प्रभावित करता है इसलिए किया जाता है।
आगे है कि नाक का बाल होना माने अधिक प्रिय होना। कलेजे पर सांप लेटना मतलब ईर्ष्या से जल उठना। कागजी घोड़ा दौड़ाना, कागजी घोड़ा दौड़ाना माने व्यर्थ की लिखा पढ़ी करना। कागजी घोड़ा दौड़ाना उसका मीनिंग हो गया। आग में घी डालना माने क्रोधी को और अधिक उत्तेजित करना। आगे है कि अवांछित संवाद, अवांछित संवाद अर्थ के लिए उपयुक्त मुहावरा बताना है तो ये हो जाएगा सिर खाना। क्या हो जाएगा? सिर खाना। कीचड़ उछालना, कीचड़ उछालना का मतलब बताना है बदनाम करना। क्या? बदनाम करना। नीम हकीम खतरे जान, नीम हकीम खतरे जान माने अल्प ज्ञान हानिकारक होता है। अल्प ज्ञान क्या होता है? अल्प ज्ञान हानिकारक होता है। आगे है कि अकल पर पत्थर पड़ना, अकल पर पत्थर पड़ना माने बुद्धि भ्रष्ट होना। खिचड़ी पकाना मुहावरे का मतलब बताना है। खिचड़ी पकाना माने किसी षड्यंत्र की तैयारी करना, किसी षड्यंत्र की तैयारी करना माने खिचड़ी पकाना। अंडे सेना, अंडे सेना का मतलब क्या है? घर में बेकार बैठना। अंडे सेना माने घर में बेकार बैठना। पौ 12 होना माने अत्यधिक लाभ होना। पौ 12 होना माने अत्यधिक लाभ होना। घुटने टेकना, घुटने टेकना का मतलब बताना है हार मान लेना। घुटने टेकना का मतलब होता है हार मान लेना। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता है का अर्थ बताना है। ठीक है, तो इसका मीनिंग हो जाएगा अकेला व्यक्ति शक्तिशाली नहीं होता है। अकेला व्यक्ति शक्तिशाली नहीं होता है। कान का कच्चा होना, कान का कच्चा होना माने सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करना, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करना। जुतम पौजार, जुतम पैजार का मतलब बताना है इसका मीनिंग हो जाएगा लड़ाई झगड़ा होना। क्या होना? लड़ाई झगड़ा होना। बांझ क्या जाने प्रसरव की पीड़, इसका मतलब बताना है तो यह हो जाएगा जिस पर बीतती है वही जानता है, जिस पर बीतती है वही जानता है। आगे है कि कार्य करने के बाद उसके बारे में जांचना का अर्थ वाली कहावत है। ठीक है, तो पानी पीकर जाति पूछना मैंने कार्य करने के बाद उसको जांचना। आगे है कि आंखें फेर लेना, आंखें फेर लेना का मतलब बताना है वो हो जाएगा उदासीन हो जाना। आंखें फेर लेना माने उदासीन हो जाना। आगे है इसके बाद कि पारा उतरना, पारा उतरना माने क्रोध कम होना। क्या? क्रोध कम होना। कोयले की दलाली में हाथ काला का मतलब बताना है कि कोयले की दलाली में हाथ काला का मतलब क्या हो जाएगा? तो इसका मीनिंग हो जाएगा कि खराब काम का खराब ही परिणाम होता है। खराब काम में जो परिणाम भी है क्या होगा? खराब होगा। अधोलिखित लोकोक्ति का सही अर्थ बताइए। आए थे हरि भजन को और ओटन लगे कपास। एक ए वाला पहले बता चुके हैं तो अभी नहीं बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नौ नौ मन तेल होगा न राधा नाचेगी, न नौ मन तेल होगा न राधा नाचेगी। ठीक है, तो इसका आंसर बताना है कि क्या हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब हो जाएगा कि काम में आलस करना। क्या होना? काम में आलस करना। औंधी खोपड़ी का मतलब होता है मूर्ख होना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है निम्नलिखित लोकोक्ति, निम्नलिखित में लोकोक्तियाँ जो है वो कौन है? ठीक है, तो कौन है कि उल्टा चोर कोतवाल के डांटे, ये लोकोक्ति है। बाकी सब यहाँ पास मुहावरा है। आगे है बाधा डालना, मुहावरा का अर्थ बताना है तो बाधा डालना का मीनिंग हो जाएगा रोड़ा अटकाना। आगे का जो है उसको फटाफट आप कमेंट करके आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अवसर का लाभ उठाना, अवसर का लाभ उठाना माने बहती गंगा में हाथ धोना, बहती गंगा में हाथ धोना। भीगी बिल्ली होना, भीगी बिल्ली होना माने डर जाना। क्या हो जाना? डर जाना। मैं तुम सबको खूब समझता हूँ, तू सब एक जैसे हो के लिए कौन उपयुक्त होगा? हो जाएगा कि एक ही थैली के चट्टे बट्टे, एक ही थाली के या थैली के चट्टे बट्टे। आगे है कि चिकना घड़ा होना,
चिकना घड़ा होना का मतलब निर्लज होना। क्या? निर्लज होना। पौ 12 होना, पौ 12 होना माने लाभ ही लाभ होना। ठीक है, यानी कि सब तरह की सुख सुविधाओं का होना। आगे है कि एक हाथ से ताली नहीं बजती, लोकोक्ति का अभिप्राय है। तो शत्रुता दोनों पक्ष की गलती से होती है, शत्रुता दोनों पक्ष की गलती से होती है। आंख के अंधे नाम नयन सुख का मतलब बताना है। तो गुणों के विरुद्ध नाम का होना, गुणों के विरुद्ध नाम का होना। शब्द बाग दिखाना, शब्द बाग दिखाना का मीनिंग बताना है कि क्या हो जाएगा, उन्हें प्रलोभन देना। क्या करना? प्रलोभन देना। उड़ती चिड़िया के पंख गिनना माने असंभव कार्य करना। कभी नाव गाड़ी पर, कभी गाड़ी नाव पर, लोकोक्ति का सही मतलब बताना है कि क्या होगा। तो एक दूसरे की सहायता करना। क्या करना? एक दूसरे की सहायता करना। नकार खाने में तूती की आवाज़ मुहावरा का अभिप्राय है। माने समर्थ व्यक्ति के सामने असमर्थ व्यक्ति का प्रभाव नहीं पड़ता। खुदा गंजे को नाखून न दे, लोकोक्ति का अभिप्राय क्या है? वह है कि अत्याचारी को शक्ति नहीं मिलनी चाहिए। तप पर नहीं लता पान खाए अलबंता का मतलब बताना है। ठीक है, तो झूठा दिखावा करना। क्या करना? झूठा दिखावा करना। देखिए यहाँ पर है कि राम जी का नाम को जपना और पराय माल अपना का मतलब बताना है। तो धोखे से धन जमा कर लेना। 100 सियाने एक मत का अर्थ बताना है। 100 सियाने एक मत का अर्थ बताना है बुद्धिमानों के विचार एक से होते हैं, बुद्धिमानों के विचार एक से होते हैं। एक तो करेला आप तीता निम चढ़ा, एक तो करेला आप तीता निम चढ़ा माने बुरे का और बुरे से संग होना। ठीक है, गुरु गुड़ चेला चीनी का मतलब बताना है कि गुरु से चेले का आगे बढ़ जाना, गुरु से चेले का आगे बढ़ जाना। पर उपदेश कुशल बहुतेरे का मतलब बताना है। तो दूसरों को उपदेश देने को आसन समझना। ठीक है, आगे देखिए, खोदा पहाड़ निकली चूहिया का मतलब बताना है। खोदा पहाड़ निकली चूहिया का मीनिंग बताना है। माने परिश्रम अधिक और फल कम। ठीक है, परिश्रम अधिक और फल कम। आगे देखिए, फिसल पड़े तो हर गंगे का अर्थ है। ठीक है, तो मजबूरी में काम पड़ना। कुम्हार अपना ही घड़ा सराहता है का मतलब बताना है। ठीक है, तो है अपनी बनाई हुई वस्तु को सबको अच्छी लगती है, अपनी बनाई वस्तु जो है उस सबको अच्छी लगती है। कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली का मतलब बताना है। माने आकाश पताल का अंतर होना, आकाश पताल का अंतर होना। अधजल गगरी छलकत जाए का मीनिंग बताना है कि मीनिंग क्या होगा। माने अल्प ज्ञान द्वारा गर्व प्रदर्शन, अल्प ज्ञान द्वारा गर्व प्रदर्शन करना। निम्नलिखित में से एक लोकोक्ति है, उसका आप चयन कीजिए। कठपुतली होना, आंख चुराना, आस्तीन का सांप की एक पंथ दो काज। ठीक है, तो एक पंथ दो काज सही हो जाएगा। गए थे राजा छुड़ाने नमाज गले पड़ी का अर्थ बताना है। ठीक है, तो इसका मीनिंग हो जाएगा कि उपकार करने के बदले स्वयं को दुख भोगना पड़ा। ठीक है, आगे देखिए, 9 2 11 का अर्थ बताना है। तो एकदम ईजी है। ठीक है, आप कमेंट कर लीजिएगा इसको। देखिए, कलई खुलना, कलई खुलना का मतलब होता है कि भेद प्रकट होना। क्या होता है? भेद प्रकट होना। निम्नलिखित में से लोकोक्ति चुनना है। माने अंक भरना, आस्तीन का सांप होना, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली की तूती बोलना। तो कौन सही हो जाएगा? कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। आगे है अंधे की लकड़ी से क्या मतलब है। माने एक ही सहारा। खेत रहना मुहावरे का अर्थ बताना है। ठीक है, तो युद्ध में शहीद होना।
बहती गंगा में हाथ धोना का मतलब बताना है कि बहती गंगा में हाथ धोना का मतलब क्या होगा, मैंने अवसर का लाभ उठाना। खेत रहना अभी जस्ट पढ़े थे। अदृश्य शत्रु का अर्थ के रूप में अनुरूप उपयुक्त मुहावरा है। अदृश्य शत्रु मैंने आस्तीन का सांप होना। कपटी मित्र किस मुहावरे का सही अर्थ है? कपटी मित्र तो आस्तीन का सांप का। तू डाल डाल मैं पात पात का अर्थ बताना है, तो इसका अर्थ हो जाएगा चालाकी का जवाब चालाकी से देना। आगे है कि डाक के तीन पात का अर्थ है। डाक के तीन पात का अर्थ है अपने स्थान पर अडिग रहना। अपने स्थान पर अडिग रहना। मुहावरे का प्रयोग वाक्य के अंतर्गत होता है और लोकोक्ति पूर्ण वाक्य होती है। यह कथन है, यह जो कथन है वह क्या है? सही है। आगे है कि चांद पर थूकना मुहावरे का आशय क्या होगा? माने असंभव काम करना, असंभव काम करना। नियम विरुद्ध कार्य करना, नियम विरुद्ध कार्य करना माने उल्टी गंगा बहाना। क्या? उल्टी गंगा बहाना। इस वाक्य में निर्मम का अर्थ सहित बताना है, समाहित है, उसको बताना है कि कौन में समाहित है। माने ममता शून्य हृदय वाला व्यक्ति को बोलते हैं निर्मम व्यक्ति। कलम तोड़ना माने खूब मेहनत करना। कलम तोड़ना माने क्या होता है? ऊंचा लिखना या खूब मेहनत करना। आगे है समय के अनुसार काम करना चाहिए का अर्थ बोधक लोकोक्ति है। ठीक है, तो हो जाएगा जैसा बहे बहार पीठ पर तैसी दी जाए। ठीक है, मैंने जितना बयार बह रहा वैसा ही पीठ पर वजन दीजिए। ठीक है, समय के अनुसार काम करना चाहिए। इनमें से एक जो है वो लोकोक्ति है। ठीक है, तो ऊंट के मुंह में जीरा क्या है? लोकोक्ति है। पढ़े फारसी बेचे तेल यह देखो कुदरत का खेल का मतलब बताना है। ठीक है, मैंने योग्यता होते हुए भी विवशता के कारण निम्न स्तर का कार्य करना। जैसे आप बीटेक एमबीए वगैरह कर लिए हैं और उत्पाद सिपाही का फॉर्म भरिएगा, यही होता है। आगे देखिए 90 नंबर का है कि यह प्रेम का पंथ कराल महा के लिए सही लोकोक्ति बताना है। ठीक है, तो सही लोकोक्ति क्या हो जाएगा कि तलवार की धार पौ धावने हैं, पै धावनो हैं। आगे है कि चार की दाढ़ी में यहाँ पास चोर होगा। ठीक है, चोर की दाढ़ी में तिनका का मतलब बताना है। ठीक है, तो अपराधी सदा शंका से घिरा रहता है। कैसे? शंका से घिरा रहता है। घर का जोगी जोगड़ा आन गांव का सीध का मतलब बताना है कि क्या हो जाएगा। ठीक है, माने घर का ज्ञानी को सम्मान नहीं देना, इसका मीनिंग हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन जो है वो गलत सुमेलित है? गलत सुमेलित है मैंने नज़र पर चढ़ना मैंने आंख बचाना, ये गलत है, बाकी सब सही है। जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि का मतलब बताना है, तो हो जाएगा कवि बहुत कल्पनाशील होते हैं। कवि बहुत कल्पनाशील होते हैं। जूतियों में दाल बांटना, जूतियों में दाल बांटना माने लड़ाई झगड़ा होना। घड़ों पानी पड़ना माने हो जाएगा कि लज्जित होना। क्या हो जाएगा? लज्जित होना। शब्द बाग दिखाकर निशित से ने कपिल से 1000 रुपये ठग लिए माने क्या हो जाएगा? झूठा आश्वासन देना। कान काटना मुहावरे का मीनिंग बताना है, माने कान काटना माने चतुर होना। और अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता का मतलब क्या हो जाएगा? हो जाएगा स्वयं प्रयत्न करने पर ही काम बनता है। आगे हम लोग टोटल जो हम लोग अभी तक पढ़े हैं क्षितिज भाग 2, कृतिका भाग 2 और हिंदी ग्रामर, इनसे संबंधित हम लोग 100 प्रश्न देखने वाले हैं। इसको हम लोग प्रैक्टिस सेट 1 बोलेंगे। तो चलिए आरंभ करते हैं प्रैक्टिस सेट 1। सेट नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 1 है कि इनमें से सूरदास के गुरु कौन थे? सूरदास के गुरु कौन थे? तो महाप्रभु वल्लभाचार्य थे। कृष्ण ने मथुरा जाने के बाद स्वयं न लौटकर किससे गोपियों का संदेश भेजा था? तो उद्धव से। किससे? उद्धव से। तुलसीदास के बचपन के नाम क्या था? तो राम बोला था। क्या था? राम बोला था। विनय पत्रिका की रचना किन 2 पदों में हुई है? किन पदों में हुई है विनय पत्रिका की रचना? तो गेय में। किसमें? गेय में। आगे है कि रामचरितमानस का अधिकांश भाग
क्या है? तो चौपाई है। रघुकुल का सूर्य किसे कहा जाता है? तो श्री राम को। देवदत्त का पूरा नाम बताना है कि देवदत्त का पूरा नाम क्या है? तो देवदत्त का जो पूरा नाम है वह है देवदत्त द्विवेदी। आगे है इसके बाद कि श्री ब्रजदुल्हा किसे कहा जाता है? श्री ब्रजदुल्हा जो है किसे कहा जाता है? तो श्री कृष्ण को कहा जाता है। कवित्त किस कवि की रचना है? कवित्त जो है किस कवि की रचना है? तो देवकी। जयशंकर प्रसाद किस काव्य विद्या के कवि थे? ठीक है, तो छायावादी विद्या के कवि थे जयशंकर प्रसाद। आगे है कि हंस पत्रिका के संपादक कौन थे? हंस पत्रिका के संपादक कौन थे? प्रेमचंद्र। कौन थे? प्रेमचंद। आत्मकथा कविता की प्रकृति कैसी है? तो वह है छायावादी। आत्मकथा पर कविता की प्रकृति कैसी है? तो छायावादी है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म कहाँ हुआ था? तो बंगाल के महिषादल में। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म कहाँ हुआ था? तो बंगाल के महिषादल में हुआ था। उत्साह किस प्रकार का गीत है? उत्साह किस प्रकार का गीत है? आह्वान गीत है। किस प्रकार का गीत है? आह्वान गीत है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला पर किनकी विचारधारा का गहन प्रभाव पड़ा है? तो परमहंस और विवेकानंद का। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला पर किसकी विचारधारा का गहन प्रभाव पड़ा है? परमहंस और विवेकानंद का। नागार्जुन किन किन भाषाओं में रचना किए हैं? तो वो जो किए हैं वो हिंदी, मैथिली, संस्कृत, बांग्ला। हिंदी, मैथिली, संस्कृत, बांग्ला यानी कि सभी में। नागार्जुन का मूल नाम क्या था? उनका मूल नाम था वैद्यनाथ मिश्र। नागार्जुन का मूल नाम क्या था? वैद्यनाथ मिश्र था। गिरजा कुमार माथुर का प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुआ था? गिरजा कुमार माथुर का प्रारंभिक शिक्षा झांसी उत्तर प्रदेश में ग्रहण किए थे। झांसी उत्तर प्रदेश में ग्रहण किए थे। छाया मत छूना कविता के माध्यम से कवि ने जीवन में किसकी उपस्थिति को दर्शाया है? जीवन में किसकी उपस्थिति को? तो दुख और सुख की। ऋतुराज का जन्म कब हुआ था? ऋतुराज का जन्म कब हुआ था? 1940 में। कब हुआ था? 1940 में। कन्यादान कविता में किसकी पीड़ा को बताया गया है? तो कन्या के माता की पीड़ा को बताया गया है। कन्या की माता की पीड़ा को बताया गया है। 1983 में किस अखबार में मंगलेश डबराल ने साहित्य संपादक का पद संभाला? साहित्य संपादक का पद मंगलेश डबराल ने संभाला। वो पत्र कौन सा था? जनसत्ता था। अपनी आवाज़ नीची रखकर कौन मुख्य गायक को सम्मान देता है? तो संगतकार। कौन? संगतकार। स्वयं प्रकाश ने कौन सी इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी? ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। आगे है इसके बाद कि नगर पालिका ने मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर किसकी प्रतिमा लगाई गई थी? तो नेताजी की प्रतिमा लगाई गई थी। नेताजी का चश्मा कहानी की लेखन शैली जो है वो कैसी है? नेताजी का चश्मा कहानी का लेखन शैली कैसी है? किस्सा गोई है। राम वृक्ष बेनीपुरी किस उपनाम से जाने जाते हैं? तो कलम का जादूगर के उपनाम से जाने जाते हैं। कलम का जादूगर के उपनाम से वो जाने जाते हैं। बाल गोविंद भगत के गले में क्या पहनते थे? ठीक है, गले में क्या पहनते थे? तो तुलसी की जड़ों की माला। बाल गोविंद भगत के गांव से नदी की दूरी कितनी थी जहां वे स्नान करने जाते थे? ठीक है, तो 2 मील उनका दूर था। यशपाल की मृत्यु जो है वो कब हुई थी? ठीक है, तो 1976 में हुआ था। लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वाले खीरे के साथ ग्राहकों के सामने और क्या प्रस्तुत करते हैं? और क्या प्रस्तुत करते हैं? तो जीरा, मिला हुआ नमक और लाल मिर्च की पुड़िया, यानी कि ए और बी दोनों ऑप्शन ठीक है। जिसेट संघ के पश्चात कामिल बुल्के ने 9-10 वर्षों तक कहाँ तक की पढ़ाई की? कहाँ जा कर के उन्होंने पढ़ाई किए थे? तो दार्जिलिंग जा कर के। कामिल बुल्के का जन्म कहाँ हुआ था? कामिल बुल्के का जन्म कहाँ हुआ था? रेम्स चैपल, बेल्जियम। रेम्स चैपल, बेल्जियम। कामिल बुल्के के शोध का विषय क्या था? ठीक है, उनका शोध का विषय क्या था? रामकथा उत्पत्ति और विकास। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना अधिकांशतः किनसे जुड़ी होती है? किससे जुड़ी होती है? तो ये जो है मध्यवर्गीय परिवार से जुड़ी होती है। मध्यवर्गीय परिवार से जुड़ी हुई होती है। मनु भंडारी का जन्म कब हुआ था? मनु भंडारी का जन्म कब हुआ था? 1931 में। मनु भंडारी का जन्म कब हुआ था? 1931 में। मनु भंडारी के पिता उनकी तुलना किससे किया करते थे? किससे किया करते थे? सुशीला से। किससे? तो सुशीला से, उनकी बहन से।
मनु भंडारी ने शताब्दी की सबसे बड़ी उपलब्धि किसे कहा? मनु भंडारी ने शताब्दी की सबसे बड़ी उपलब्धि किसके कहा? तो 15 अगस्त 1947 को, 15 अगस्त 1947 को। यदि आप इन सब चैप्टर का कहानी पढ़े होंगे तो आप आसानी से क्वेश्चन को कर पा ले रहे होंगे। और अभी तक आपने नहीं पढ़ा तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और सबसे ऊपर ही है उत्पाद सिपाही हिंदी, आप वहाँ से जाकर के फटाफट से पढ़ लीजिए। कृतिका भाग तो पढ़ लीजिए, क्षितिज भाग 2 पढ़ लीजिए और हिंदी व्याकरण पढ़ लीजिए। यानी कि कंप्लीट उत्पाद सिपाही का सिलेबस पेपर 2 है, उसको आप आसानी जा करके पढ़ सकते हैं। 13 मैराथन वीडियो पढ़ना है सिर्फ, ठीक है। आगे देखिए, महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? तो 1864 में। कब हुआ था? 1864 में हुआ था। प्राकृत भाषा के कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथों हैं, प्राकृत भाषा के कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं कुमार पाल चरित्र, श्वेतबंधु महाकाव्य, गाथा सप्तशती, ये सभी हैं। क्या हैं? ये सभी हैं। आगे है कि स्त्री शिक्षा के विरुद्ध कृतकों का खंडन लेख पहली बार कब और किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ? लेख जो है ये पहली बार कब और किस पत्रिका में जो है वो प्रकाशित किया गया था? तो सितंबर 1914 में सरस्वती पत्रिका में, सितंबर 1914 में सरस्वती पत्रिका में। यतीन्द्र मिश्र का जन्म कहाँ हुआ था? तो अयोध्या में। कहाँ हुआ था? अयोध्या में हुआ था। अमीरुद्दीन का जन्म कहाँ हुआ था? अमीरुद्दीन का जन्म जो है वो कहाँ हुआ था? उनका जन्म हुआ था डुमरांव में। कहाँ? डुमरांव में। नौबत खाने में इबादत किस विद्या की रचना है? नौबत खाने में इबादत किस विद्या की रचना है? व्यक्ति का चित्र है। क्या है? व्यक्ति का चित्र है। गिरजा देवी किस क्षेत्र से संबंधित है? तो शास्त्रीय गायन से। किससे? शास्त्रीय गायन से। लेनिन को संस्कृति पाठ में क्या कहा गया है? लेनिन को संस्कृति पाठ में क्या कहा गया है? तो उसको कहा गया है रूस का भाग्य विधाता। क्या कहा गया है? रूस का भाग्य विधाता कहा गया है। किसने संसार के मजदूरों को सुखी देखने के लिए अपना सारा जीवन कष्ट में बिताया? तो किसने? कार्ल मार्क्स ने। किसने? कार्ल मार्क्स ने। माता का आंचल के लेखक कौन है? माता का आंचल का लेखक हैं शिव पूजन सहाय। कौन है? शिव पूजन सहाय। शिव पूजन सहाय ने कहाँ की अदालत में नकलनवीस की नौकरी की? कहाँ की अदालत में नकलनवीस की नौकरी की? तो बनारस। कहाँ? बनारस। निम्न में से किसे स्मरण शिल्प में लिखा गया हिंदी का पहला उपन्यास माना जाता है? हिंदी का पहला उपन्यास माना जाता है देहाती दुनिया को। किसको? देहाती दुनिया को। कुश्ती लड़ने के दौरान भोलानाथ अपने पिता के साथ कौन सा कार्य करते थे? तो कौन सा कार्य करते थे? छाती पर चढ़ जाते थे, मुंह उखाड़ने लगते थे, बाएं गाल में खट्टा और दाएं गाल में मीठा चुमा देते थे। तो ये सभी कार्य करते थे। क्या? ये सभी। बोथ कर शब्द का मतलब बताना है कि बोथ कर शब्द का मीनिंग जो है वो क्या हो जाएगा? तो बोथ कर मतलब होता है सारा बोर कर देना। कमलेश्वर का पूरा नाम बताना है कि कमलेश्वर का पूरा नाम क्या था? कमलेश्वर प्रसाद सक्सेना। कमलेश्वर प्रसाद सक्सेना। हिंदुस्तान, पाकिस्तान एवं नेपाल के दौरे पर रानी कब क्या पहनेगी, इसे लेकर कौन परेशान था? तो इसे लेकर के दर्जी परेशान था। नई दिल्ली में सब था, सिर्फ क्या नहीं था? नई दिल्ली में सब था लेकिन क्या नहीं था? तो जॉर्ज पंचम की नाक नहीं था। आगे है, मूर्तिकार भारतीय नेताओं के नाक की नाप हेतु विभिन्न शहरों में गया। ठीक है, तो दिल्ली से बम्बई और बम्बई से गुजरात, गुजरात से बंगाल और बंगाल से बिहार, बिहार से उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश से मद्रास। उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी ऑप्शन ठीक है। आगे देखिए, आगे है कि शब्द अचकचाया का मतलब बताना है कि अचकचाया का मतलब क्या हो जाएगा? चौक उठना या भौचक होना। माने बी और सी दोनों ठीक है। मधु कंकरिया का जन्म कब हुआ था? तो मधु कंकरिया का जन्म हुआ था 1957 में। कब हुआ था? 1957 में हुआ था मधु कंकरिया का जन्म। साना साना हाथ जोड़ी क्या है? साना साना हाथ जोड़ी क्या है? तो साना साने हाथ जोड़ी यात्रा वृत्तांत है। क्या है? यात्रा वृत्तांत है। कहाँ पहुँचने के लिए बनाए जाने वाले रास्तों के निर्माण में लोग अपनी जान गंवा चुके हैं? तो कहाँ पहुँचने वाला रास्ता था? हिमालय पहुँचने वाला रास्ता था। गैंगटोक से युमथांग की दूरी बताना है कि गैंगटोक से युमथांग की दूरी कितनी है? तो 149 किलोमीटर। कितनी है? 149 किलोमीटर। किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु के पश्चात कितनी श्वेत पत्रिकाएं जो फहराई जाती है? तो 108। लेप्चा एवं भूटिया जनजाति का संबंध किस राज्य से है? ठीक है, तो सिक्किम से है। किस राज्य से है? सिक्किम से है। झुलनी क्या है? झुलनी क्या है? तो झुलनी जो है वो नाक के दोनों छिद्रों के बीच पहनने जाने वाला एक गहना है, झुलनी।
दुलारी बाई एवं टूनू के बीच का व्यक्तिगत प्रेम अंततः किस परिणाम में बदल गया था? देश प्रेम में। किसमें? देश प्रेम में बदल गया था। टुक्कड़ का है, टुक्कड़ जो है वह क्या है? तो टुक्कड़ जो है वह शहनाई के साथ बजाया जाने वाला तबले जैसा बाजा है। कोड़ियल मुहवे लेव वकोट, तोर बाप अतः घाट अगोरलक, कौड़ी कौड़ी जोर बटोलक। उपर्युक्त जो पंक्ति है उस किसके द्वारा गाया गया था? तो दुलारी के द्वारा गाया गया था। दुलारू और टूनू के प्रेम के पीछे था, दुलारी और टूनू के प्रेम के पीछे क्या था? तो उनका कलाकार मन और उनकी कला था। आगे है अज्ञेय का पूरा नाम बताना है कि अज्ञेय का पूरा नाम क्या था? तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। क्या नाम था? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय नाम था। उन्मेष शब्द का अर्थ बताना है। उन्मेष का मतलब क्या हो जाएगा? प्रकाश और दीप्ति। क्या हो जाएगा? उन्मेष मतलब प्रकाश और दीप्ति। जो आंखों के सामने नहीं आया, जो घटित अनुभव में नहीं आया, वही आत्मा के सामने ज्वलंत प्रकाश में आया, तब वह अनुभूति खाली स्थान हो जाता है, तब वह हो जाता है, प्रत्यक्ष हो जाता है। क्या हो जाता है? प्रत्यक्ष हो जाता है। अज्ञेय ने हिरोशिमा पर कविता कहाँ बैठकर लिखी थी? तो रेलगाड़ी में बैठ करके लिखी थी। आगे है कि हिरोशिमा की घटना निम्न में से किसका भयानक दुरुपयोग है? किसका भयानक दुरुपयोग है? तो विज्ञान का। उसने पत्र लिखवाया, इस वाक्य में किस कोटि की क्रिया प्रयुक्त हुआ है? उसने पत्र लिखवाया। ठीक है, तो ये जो है प्रेरणार्थक है और सकर्मक है, मैंने दोनों। क्या है? उसने पत्र लिखवाया। ठीक है, नहीं दोनों नहीं है, इसमें प्रेरणार्थक और सकर्मक दोनों नहीं है। इनमें से कौन सी क्रिया सकर्मक है? ठीक है, तो पढ़ता है। क्या पढ़ता है? तो पुस्तक। तो आंसर मिल गया। तो पढ़ता है क्या है? सकर्मक है। सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह कहलाता है। ठीक है, तो वाक्य कहलाता है। क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है। वह लेखक भी है और राजनेता भी है। क्या है यह? तो संयुक्त वाक्य है यह। 78 आचार का विपरीतार्थक बताना है। तो आचार का हो जाएगा अनाचार। उक्त शब्द का विलोम बताना है कि उक्त शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? तो उक्त शब्द का विलोम हो जाएगा अनुक्त। निम्नलिखित में से कौन द्रव्यवाचक संज्ञा है? निम्नलिखित में से कौन द्रव्यवाचक संज्ञा है? तो पानी जो है द्रव्यवाचक संज्ञा है। राजपाल में कौन सी संज्ञा है? राजपाल में कौन सी संज्ञा है? तो जातिवाचक संज्ञा है। राजपाल में कौन संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है। भूकंप में संज्ञा है। भूकंप में संज्ञा है जातिवाचक। निम्नलिखित में से कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है महेंद्र। संबंधवाचक सर्वनाम को छांटना है। तो संबंधवाचक सर्वनाम जो है वो कौन है? वो है जोसो। क्या है? जोसो। यह घोड़ा अच्छा है, इस वाक्य में यह क्या है? ठीक है, यह क्या है? तो सार्वनामिक विशेषण है। अव्यय है। अव्यय क्या है? अव्यय एक अविकारी शब्द है। सदगति में समास होगा। सदगति में समास होगा कर्मधारय समास। इनमें से कौन सा द्विगु समास है? द्विगु समास है चतुर्भुज। द्विगु में गिनना चाहिए, द्विगु गिनू। जय प्रजा में कौन सा समास है? तो द्वंद्व समास है। कौन समास है? द्वंद्व समास है। सिंह द्वार शब्द में कौन सा समास है? सिंह द्वार शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। सप्तऋषि में कौन सा समास है? सप्तऋषि में कौन सा समास है? द्विगु समास। मेरे घर से आपका घर 5 किलोमीटर दूर है, इस वाक्य में घर में कौन सा कारक है? घर में कौन सा कारक है? अपादान कारक। अपादान माने से। आगे है कि राम ने रावण को अंततः मार डाला, इस वाक्य में को जो है वो किस कारक का चिन्ह है? तो कर्म को कर्ता ने कर्म को करण से। बैल न कूदे कूदे संगी कहावत का मतलब बताना है। तो स्वामी के बल पर सेवक का साहस बढ़ जाना। सोने में सुगंध का मुहावरा का अर्थ बताना है, मैंने सुंदर वस्तु में और गुण होना। आगे है अवांछित संवाद। अवांछित संवाद का मतलब होता है सिर खाना। घड़ों पानी पड़ना। घड़ों पानी पड़ना का मतलब होता है लज्जित होना। और आगे है कि शब्द बाग दिखाकर निशीथ ने कपिल से 1000 रुपये ठग लिए, मैंने झूठा आश्वासन देना। कान काटना मुहावरे का मतलब बताना है, तो इसका मतलब होता है चतुर होना। और अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता का मतलब क्या है? इसका मतलब है स्वयं प्रयत्न करने पर ही काम बनता है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग उत्पाद सिपाही पेपर 2 हिंदी के
आखिरी वीडियो यानी कि 13वें मैराथन के साथ वुड भी उस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस नंबर 2 और 3 को पढ़ेंगे। तो चलिए मिलते हैं उसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।